नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th एंड 11th सितंबर 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। आज पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस से रिलेटेड। देन वी विल डिस्कस अबाउट ब्रिस्क समिट के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक एयरक्राफ्ट के बारे में जिसका नाम है C295। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड विथ नीरज चोपड़ा। फिर हम डिस्कस करेंगे क्यूबा से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा वर्ल्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल डे से रिलेटेड और लास्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल लिटरेसी डे के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ विच इज रिलेटेड विद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। अब देखिए रिसेंट कंटेस्ट क्या है। तमिलनाडु देश का थर्ड ऐसा स्टेट बन गया है जिसने कि एक रेजोल्यूशन पास किया है और उस रेजोल्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अर्ज किया है कि वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को रिपील कर दे। ओके, कौन सा स्टेट बना है तमिलनाडु? तो थर्ड स्टेट बना है, ये बात आपको याद रखनी है। इससे पहले दो और स्टेट हैं जो कि सेम रेजोल्यूशन पास कर चुके हैं विच इज केरला एंड वेस्ट बंगाल। ये दो स्टेट और हैं जिन्होंने कि क्या किया, इसी प्रकार का सिमिलर रेजोल्यूशन पास किया है। क्या रीजन है कि इस प्रकार का रेजोल्यूशन पास किया गया है तमिलनाडु के गवर्नमेंट के द्वारा? तो देखिए रीजन तमिलनाडु गवर्नमेंट ने यह दिया है कि ये जो एक्ट पास किया गया है ये अगेंस्ट है सेकुलर प्रिंसिपल जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं। ठीक है, और थोड़ा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। वैसे तो ऑलरेडी आप सभी को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होगी, बट स्टिल एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए क्या बैकग्राउंड रहा। 2019 के एंड में दिसंबर 12 2019 को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पास कराया गया था। ओके, और ये इनफोर्स में आ गया था जनवरी 10 2020 से। ओके, ये अमेंड करता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 को। ओके, इस एक्ट में क्या बातें बताई गई हैं कि इंडिया की सिटीजनशिप किन ग्राउंड्स पर दी जा सकती है। अगर आप बाहर के सिटीजन हैं, किसी और कंट्री के सिटीजन हैं, तो आपको अगर इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए तो उसके लिए आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, बाय बर्थ अगर आप इंडिया में बॉर्न हुए हो, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, ये और भी तरीके हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इंडिया की सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। ओके, अब सीएए में क्या बताया गया है, जो एक्ट पास किया गया 2019 में, इसमें क्या बातें बोली गई हैं। देखिए इसमें बोला गया है वो माइनॉरिटी कम्युनिटीज, ठीक है, जो दूसरे देशों में रह रही हैं, यहाँ की इंडिया की जो नेबरिंग कम्युनिटीज हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, यहाँ पर जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं जैसे कि हिंदू हुए, सिख हुए, जैन हुए, बुद्धिस्ट हैं, पारसीज हैं और क्रिश्चियन, ये नाम याद रख लीजिए कि कौन कौन सी कम्युनिटीज को परमिट कराया गया है। ठीक है, कभी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको पूछी जा सकती है। तो टोटल 6 कम्युनिटीज हैं। इन 6 कम्युनिटीज को, बाकी की मेजोरिटी कम्युनिटी क्या हुई पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में, तो मुस्लिम। ठीक है, मुस्लिम को छोड़कर बाकी हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी और क्रिश्चियन, इन्हें क्या दिया जाएगा, स्पेशल सिटीजनशिप ग्रांट की जा सकती है। ओके, बट यहां पर एक डेट फाइनल की गई है कि अगर इन 3 कंट्रीज से कोई ऐसा व्यक्ति जो कि माइनॉरिटी है, हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन से बिलोंग करता है, वो इंडिया में आया है बिफोर 31 दिसंबर 2014, तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे इंडिया की सिटीजनशिप दी जा सकती है। ओके, अब यहां पर एक बात ध्यान में रखना, ये डेट बहुत जरूरी है, 31 दिसंबर 2014। ओके, रिसेंटली अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद जो लोग इंडिया में आएंगे, ठीक है, चाहे वो माइनॉरिटी हो या फिर किसी और कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, उन्हें सिटीजनशिप इस एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ओके, चलिए यहां पर एक्सेप्शन क्या दिया गया है कि अगर आप इंडिया के किसी और स्टेट में हैं, ओके, किसी और स्टेट में हो सकते हैं, कौन से स्टेट को छोड़कर, त्रिपुरा, मिजोरम, असम और मेघालय, इन 4 स्टेट में अगर आप रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये स्टेट किससे क्लोजर है, तो ये बांग्लादेश से क्लोजर है। ठीक है, अगर बांग्लादेश से कोई हिंदू फैमिली आकर अगर इन स्टेट में रहेगी
तो उससे क्या दिया जाएगा, उसे सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये स्टेट जो है वो 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर प्रोटेक्टेड है। ठीक है, यहां पर अगर आप जाकर रहोगे तो आपको फिर इंडिया की सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। पर भले ही आप 31 दिसंबर 2024 से पहले ही क्यों ना इंडिया आए हो। ठीक है, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, इन स्टेट की जो कल्चरल आइडेंटिटी है या फिर यहाँ की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उन्हें हम प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अलाउ नहीं किया जाएगा इन 4 स्टेट्स में। ओके, चलिए अब इश्यूज क्या है, क्यों सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहा है। सबसे पहला पॉइंट तो ये क्या करता है, डायरेक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेकुलर फैक्टर है उसे क्या करता है, वायलेट करता है। ओके, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं आप उन्हें क्या कर रहे हो, परमिट कर रहे हो इंडिया का सिटीजन बनने के लिए, और उसमें आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन। ठीक है, मुस्लिम्स को आपने क्यों नहीं अलाउ किया, अगर आप अलाउ कर ही रहे हो, सिटीजनशिप दे ही रहे हो, तो आपको यू शुड ऑल्सो इंक्लूड मुस्लिम्स इन दिस लिस्ट। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही दिया जाता है, इश्यूज जो इन्वॉल्व हैं सीए के अगेंस्ट। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, जो हमारे खुद की इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश से आने वाले जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं वो असम में जाकर रहेंगे, ठीक है, वो वेस्ट बंगाल में जाकर रहेंगे या फिर किसी और स्टेट में जाकर रहेंगे, तो जो यहाँ पर इन स्टेट में रहने वाले जो इंडिजिनस ग्रुप हैं उनकी कम्युनिटी को ही थ्रेट बना हुआ है, उनकी आइडेंटिटी क्या हो सकती है, लॉस हो सकती है। हो सकता है कि ये जो लोग हैं वो क्या हो जाए, माइनॉरिटी में हो जाए। फॉर एग्जांपल असम के जो लोग हैं, अगर बांग्लादेश से बहुत ज्यादा माइग्रेंट्स आ जाते हैं तो असम की जो इंडिजिनस कम्युनिटी है वो क्या हो सकती है, माइनॉरिटी में आ सकती है, तो उनकर भी क्या बना हुआ है, थ्रेट बना हुआ है। ओके, इसके साथ साथ इलीगल माइग्रेंट्स को क्या दिया जाएगा, सिटीजनशिप दी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, जो कि किसके अगेंस्ट जाता है, किसको वायलेट करता है, हमारे आर्टिकल नंबर 14 को वायलेट करता है, जो कि राइट टू इक्वालिटी को गारंटी करता है। ओके, फिर अटेम्प्ट टू न्यूट्रलाइज द सिटीजनशिप ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स इन द रीजन। ओके, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, सिटीजनशिप दे रहे हो लोगों को, ठीक है, बट वो इलीगल माइग्रेंट्स हैं। ओके, इसके कारण क्या हो रहा है, इंडिया में और भी ज्यादा क्राइसिस पैदा हो सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी हमें सबसे पहले अपने सिटीजन्स को इंश्योर करनी है, बाहर से आने लोगों को भी अब क्या हो जाएंगे, वो जब इंडिया के सिटीजन हो जाएंगे तो वो भी फिर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो और भी ज्यादा इश्यूज इसके अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि है ईरान न्यूक्लियर डील से रिलेटेड। क्या कंटेस्ट है, देखिए ईरान न्यूक्लियर डील जो है वो 2015 में साइन की गई थी। मैं इसका बैकग्राउंड अगर आपको बताऊं तो इस डील को 2015 में साइन किया गया था। इसके अकॉर्डिंग जो ईरान कंट्री है वो क्या करेगी, वो जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम वगैरह चल रहा है उसे रोक देगी या फिर उसे कम कर देगी। ठीक है, पूरी तरह से तो बंद नहीं किया जाएगा, बट स्टिल क्लीन एनर्जी के ऊपर वो फोकस करेंगे, वेपनाइज नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन को। ठीक है, तो ये इस डील के अंदर तय किया गया था। इसके बदले में ईरान को क्या मिलेगा, तो ईरान के ऊपर से जो भी सैंक्शंस वगैरह लगाए गए थे वो सारे सैंक्शंस हटा लिए गए थे। इनके साथ दूसरी कंट्रीज जो है वो ओपनली ट्रेड वगैरह कर सकती थी, तो ये सारी बातें की गई थी। लेकिन फिर क्या होता है, यूएसए 2018 में अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ डोनाल्ड ट्रंप इस न्यूक्लियर डील से बाहर आ जाता है और ईरान के ऊपर दोबारा से सैंक्शंस लगाना स्टार्ट कर देता है। ओके, जब सैंक्शंस लगाना स्टार्ट करता है तो ईरान क्या बोलता है कि आप हमारे ऊपर दोबारा से सैंक्शंस लगा रहे हो, हमारी इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है। इसके साथ साथ अब क्या हो रहा है, हमारा बिजनेस वगैरह भी नहीं हो रहा है दूसरी कंट्रीज के साथ। ओके, अब हम क्या करेंगे, दोबारा से न्यूक्लियर वेपन्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इसके कारण काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी होती है। अब क्या हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप यूएसए से जा चुके हैं, अब वहां के नए प्रेसिडेंट जो है जो बाइडन, उन्होंने डिसीजन लिया है कि वो किसी ना किसी प्रकार से दोबारा से ईरान के साथ मिलकर इस डील को रीनेगोशिएट करेंगे और इस डील को दोबारा से साइन कराएंगे। तो अब इसी को लेकर क्या किया गया है, यूएसए और जर्मनी दोनों ने क्या किया है, प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया है ईरान के ऊपर कि आप दोबारा से आए, हम बातचीत करेंगे और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर दोबारा से कोई डील को साइन करेंगे। ठीक है, कंसर्न इसीलिए भी है क्योंकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, जो कि यूनाइटेड नेशन का न्यूक्लियर वॉचडॉग है, ओके, देखता है कहीं दुनिया में कोई गलत हरकत तो नहीं हुई हो रही है न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर। इन्होंने कहा है कि ईरान ने क्या किया, स्टॉक पाइल करना स्टार्ट कर दिया है एनरिच यूरेनियम को, और हम सभी जानते हैं यूरेनियम जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, तो वो न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो इन्होंने बढ़ाना स्टार्ट कर दिया अपना स्टॉक।
ठीक है, इसके साथ साथ इसी एजेंसी ने ये भी बोला है कि जो मॉनिटरिंग अलाउ नहीं करता है, ईरान जो है वो मॉनिटरिंग को अलाउ नहीं करता है, उनके यहाँ पर जाने नहीं दिया जाता है। ठीक है, उसे उसके जो साइंटिस्ट होते हैं, उसके जो ऑफिशियल्स होते हैं, वो जाकर ईरान में चेक करते हैं, तो उन्हें चेकिंग नहीं करने दी जाती है। चलिए, बैकग्राउंड मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी क्या बैकग्राउंड था। देखिए, और हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में। तो एक जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को फाइनलाइज किया गया था। ठीक है, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व थी, यानी कि ईरान न्यूक्लियर डील में कौन कौन सी कंट्रीज ने साइन की थी। तो देखिए, यूएसए तो था ही एक मेजर पावर, इसके साथ साथ P5+1 बोला जाता है। P5 कौन कौन, तो चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोपियन यूनियन। ओके, ये कंट्रीज थी। P5+1 यहां पर है यूरोपियन यूनियन। ये सारी कंट्रीज ने मिलकर ईरान न्यूक्लियर डील को साइन किया था। ओके, ओके, ठीक है। तो कंसर्न्स क्या है, मैं आपको दोबारा से बता चुका हूं कि क्या कंसर्न्स हैं। ईरान दोबारा से क्या कर रहा है, यूरेनियम को स्टॉक पाइल कर रहा है, खतरा बना हुआ है। इसके साथ साथ ईरान नाराज इस बात से भी है कि जनवरी 2020 में क्या किया गया था, यूएसए के द्वारा एक ड्रोन स्ट्राइक की गई थी, जिसमें कि जनरल कसीम सुलेमानी जो है, जो कि एक बहुत डेकोरेटेड जनरल हुआ करते थे ईरान में, काफ़ी ज़्यादा लोग इनको फॉलो करते थे, उनकी डेथ हो जाती है। तो इसी कारण ईरान और भी ज़्यादा नाराज़ है। तो अब देखते हैं ईरान दोबारा से इस डील को साइन करने के लिए राज़ी होता है या नहीं। ठीक है, इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस होगा अगर ये डील साइन हो जाती है तो देखिए, फिर इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस होगा, इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है ईरान में, उसको बेनिफिट मिलेगा। हम वहां पर चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, बंदार अब्बास पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, और भी हमारे प्लान्स वगैरह ईरान में चल रहे हैं। ठीक है, उन प्लान्स को दोबारा से हम इंडिया क्या कर सकते हैं, रिवाइव कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्या होगा, इंडिया को बहुत सस्ते में चीप ऑयल मिलता है, ईरान हमें बहुत सस्ते में ऑयल देता है। ठीक है, तो दोबारा से इंडिया को क्या मिलेगा, चीप ऑयल मिलेगा। अब देखते हैं कि इसके कारण इंडिया के जो आज के समय में पेट्रोल की प्राइस इतनी ज़्यादा हाई है, उसको कोई फायदा होगा या नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है मिनिमम सपोर्ट प्राइस से रिलेटेड। ओके, क्या कंटेस्ट है, रिसेंटली कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने एमएसपी की जो प्राइजेज हैं फॉर रबी क्रॉप कब सोन की जाती है आपको पता होना चाहिए, नवंबर से लेकर मार्च तक, ये जो टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पर हम क्या करते हैं, रबी क्रॉप को सोन करते हैं। ओके, तो इस टाइम पीरियड पर जो भी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, उनके लिए एमएसपी अलाउ किया है हमारी कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने। ठीक है, आने वाले सेशन के लिए 2020 से लेकर 23 तक, इस सेशन के लिए क्रॉप डेट प्राइस जो है वो अनाउंस कर दी गई है। ठीक है, एमएसपी होता क्या है, तो देखिए, एमएसपी वो प्राइस होती है जिस प्राइस पर गवर्नमेंट फूड क्रॉप्स को परचेज करता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, गवर्नमेंट जिस प्राइस पर क्या करता है, फार्मर्स से क्रॉप्स को परचेज करता है, उसे एमएसपी बोला जाता है। ओके, कितने क्रॉप्स के लिए एमएसपी डिक्लेयर किया जाता है, तो देखिए 23 क्रॉप्स के लिए एमएसपी को डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, दोनों, इसमें दोनों ही क्रॉप्स आती हैं, खरीफ क्रॉप भी और रबी क्रॉप दोनों ही आती है, यानी कि साल में 2 बार एमएसपी को डिक्लेयर किया जाता है। एक बार जब खरीफ का सीजन होता है तब, एक बार जब रबी का सीजन होता है तब। ठीक है, तो साल में 2 बार एमएसपी को डिक्लेयर किया जाता है। कैसे कैलकुलेट की जाती है एमएसपी, तो देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले तो मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। ठीक है ना, मार्केट प्राइस तो डिमांड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है, तो मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, इस चीज़ को भी देखा जाता है। इसके बाद इसमें देखा जाता है कि फार्मर्स का कितना इन्वेस्टमेंट क्रॉप में रहा है। ठीक है, फार्मर्स इन्वेस्टमेंट, ऐसा ना हो कि फार्मर जो है वो पैदा कर ले लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, जब वो मार्केट में लेकर अपनी क्रॉप को बेचने जाए तो उसको बेनिफिट कम हो। ठीक है, तो इसीलिए इन चीज़ों को देखकर फाइनलाइज किया जाता है एमएसपी की प्राइस को, और नॉर्मली देखा जाता है कि एमएसपी की जो प्राइस होती है वो 1.5 टाइम्स होती है फार्मर्स के इन्वेस्टमेंट की। यानी कि अगर फार्मर ने क्या किया है, 10 रुपए को इन्वेस्ट किया है अपनी क्रॉप को ग्रो करने के लिए, तो बदले में उसे 15 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, तो उसको 5 रुपए का बेनिफिट होगा। ठीक है, तो इस तरह से एमएसपी को डिक्लेयर किया जाता है। कौन रिकमेंड करता है एमएसपी की प्राइजेस को, तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, ये क्या करती है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये रिकमेंडेशन देने का काम करती है, और फाइनली कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो डिक्लेयर करती है। ठीक है, रिकमेंडेशन कौन देता है, सीएसीपी, और डिक्लेयर कौन करता है, सीसीईए। याद रखिएगा ना दोनों बॉडी के बारे में।
चलिए लिमिटेशंस क्या क्या है देखिए। लिमिटेशंस एमएसपी का ये है, सबसे पहला लिमिटेशन तो जो गवर्नमेंट होती है वो सारे के सारे फूड क्रॉप्स को परचेस नहीं करती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास क्या है, इतने स्टोर करने के लिए मशीनरी ही नहीं है। आपको पता होगा अभी भी क्या होता है, बहुत सारी जो क्रॉप्स को गवर्नमेंट के द्वारा स्टोर किया जाता है वो अनाज बर्बाद हो जाता है, ठीक है, सड़ जाता है। तो गवर्नमेंट जो है सिर्फ व्हीट और राइस को प्रिक्योर करती है, बाकी किसी और क्रॉप को प्रिक्योर नहीं करती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो स्टोरेशन की प्रॉब्लम है सबसे पहले तो गवर्नमेंट के साथ। इसके अलावा जो दूसरी प्रॉब्लम फेस की जाती है, ओके, सेकेंड नंबर की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस की जाती है वो स्टेट गवर्नमेंट प्रिक्योर्स द लास्ट माइल ग्रेन, द फार्मर्स ऑफ द स्टेट वेयर द ग्रेन is procured completely by the government benefit more, while those in the state that procure less are often affected, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम वगैरह देखी जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर हम डिस्कस कर लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि है 13th ब्रिक्स समिट से रिलेटेड, ठीक है। क्या कंटेस्ट है, रिसेंटली ब्रिक्स जो है एक ग्रुप ऑफ नेशन है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। रिसेंटली इस ग्रुप ऑफ नेशन की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई गई। इस मीटिंग को चेयर किया था इंडिया ने। ऑब्वियस सी बात है वर्चुअली ऑर्गेनाइज कराई गई थी समिट को, ठीक है। इस बार की थीम क्या है, तो ब्रिक्स एट द रेट 15, ये इस बार की थीम है। मकसद क्या था, तो फोकस किया गया कॉर्पोरेशन फॉर कंटिन्यूटी सॉलिडेशन एंड कंसेंसस, ठीक है, ये है इस बार की थीम। आगे बढ़ते हैं। पीएम ने एड्रेस किया इस बार की मीटिंग को, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया जो है इस बार का चेयरमैन था, इंडिया के पास चेयरमैनशिप थी। तो उन्होंने किस बातों के ऊपर ध्यान दिया, देखिए अगर हम बात करें इंडिया की अचीवमेंट की, कि इंडिया ने इस चेयरमैनशिप पर रहकर क्या किन चीजों को अचीव किया है, तो इंडिया ने सबसे पहले तो एग्रीमेंट साइन कराया कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ठीक है। इसके साथ साथ वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी इंडिया ने ऑर्गेनाइज कराया। इसके अलावा अलायंस ऑन ग्रीन टूरिज्म ये भी बना इस बार, ओके। तो काफी ज्यादा अचीवमेंट रहे इंडिया के, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली डिक्लेरेशन पर भी बात की गई। दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है, यानी कि यूनाइटेड नेशन में क्या करना, हमें कुछ चेंजेस करने हैं, रिफॉर्म्स करने हैं यूनाइटेड नेशन में, मेनली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमें चेंजेस करने हैं, ठीक है। इनडायरेक्टली क्या मतलब है भाई, इंडिया को इंक्लूड करो। इंडिया को आपको किस में इंक्लूड करने की जरूरत है, यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर बनाने की जरूरत है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी इस बार क्या हुआ, बातचीत हुई, ठीक है। फिर और डिस्कशन किया गया इंक्लूसिव इंट्रा अफगान डायलॉग, अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए भी बातें हुई। और फाइनली कोविड-19 को लेकर भी यहाँ पर क्या की गई, बातें की गई। और भी छोटी मोटी बातें इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो हमें जानने की जरूरत नहीं है। ब्रिक्स क्या है, तो देखिए ब्रिक्स जो है वो 5 देशों का ग्रुप है। इसमें ब्राजील है, सभी जो वर्ड हैं वो हर एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये 5 नेशन है जो कि इसके मेंबर है। कब बनाया गया था, तो 2001 में ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओनील, इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था ब्रिक के नाम से, ठीक है। जब एस नहीं था वहां पर, सिर्फ BRIC था, ठीक है। क्योंकि ये वो 4 कंट्रीज थी जो कि वर्ल्ड में इमर्जिंग इकोनॉमीज में आती हैं, ठीक है, यानी कि डेवलपिंग नेशन है, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके साथ साथ बहुत ज्यादा जो यहाँ की इकोनॉमी है वो ग्रो भी कर रही है। ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, ओके। फाइनली क्या किया गया, पहली मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई 2006 में ब्रिक की, अभी भी ऐसा नहीं है, 2006 में। फाइनली 2010 में क्या हुआ, साउथ अफ्रीका ने भी इस ग्रुप को ज्वाइन किया, तब से ये क्या बन गया, ब्रिक्स बन गया, ओके। क्या करता है ब्रिक्स, तो लार्जेस्ट डेवलपिंग कंट्री का ग्रुप है, 41% टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, 24% ग्लोबल GDP को रिप्रेजेंट करता है, और 16% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंस है इसका ग्लोबल लेवल पर। इंडिया जो है वो चेयरमैन रहने वाला है। 2014 में एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया गया था फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। कोई आपसे पूछे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक किसका बैंक है, तो ये आपको याद रखना है, ब्रिक्स कंट्रीज का ये बैंक है, ठीक है। सभी कंट्रीज इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं, और जरूरत पड़ने पर साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना, कोई भी इससे विड्रॉ कर सकता है, उसको पैसे दिए जाते हैं, ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट पर्पस। हेडक्वार्टर कहां पर इस बैंक का, तो संघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि है C295 एयरक्राफ्ट डील से रिलेटेड। रिसेंटली एक डील साइन हुई है जहां पर हम क्या करेंगे, इस एयरक्राफ्ट को परचेस करेंगे। कहां से परचेस करने वाले हैं, तो स्पेन से परचेस करने वाले हैं।
ओके, बस इतना ही याद रखना है कि ये जो एयरक्राफ्ट है इंडिया कहाँ से परचेज कर रहा है, तो हम स्पेन से परचेज कर रहे हैं। इस प्रकार का कुछ डायग्राम है इसका, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे टाटा एआईए लाइफ नॉर्म से रिलेटेड। क्या किया है ये जो कंपनी आपकी टाटा एआईए नॉर्म लाइफ नॉर्म, ठीक है, इन्होंने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर सेलेक्ट किया है। तो बस यही याद रखना है आपको कि टाटा एआईए लाइफ जो है उन्होंने रिसेंटली कौन से एथलीट को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है, तो नीरज चोपड़ा को चुना है। ओके, दैट्स इट। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है क्यूबा से। देखिए, क्यूबा वर्ल्ड में पहली ऐसी कंट्री बन गया है जिन्होंने टॉडलर यानी कि जो बच्चे होते हैं 5 साल 10 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों को वैक्सीनेट करना स्टार्ट कर दिया है। कोविड-19 की जो वैक्सीन है वहां पर देना स्टार्ट कर दिया है क्यूबा में। ओके, ये लोग अपनी खुद की घर में बनी हुई वैक्सीन ग्रोन जैब के नाम से, जैब्स के नाम से जो है उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है अभी WHO के द्वारा, उस वैक्सीन के डोजेस बच्चों को देना इन्होंने शुरू कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है वर्ल्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल डे से रिलेटेड। ठीक है, कब सेलिब्रेट किया जाता है इस डे को, तो सितंबर 9 को इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। मकसद क्या है इस दिन को सेलिब्रेट करने का, तो लोगों को इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बेनिफिट बताना और उन्हें मोटिवेट करना कि वो क्या करें, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल परचेस करें। ठीक है, टेस्ला एक एग्जांपल है, सबसे अच्छी कंपनी मानी जाती है दुनिया में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की। ओके, आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है इंटरनेशनल लिटरेसी डे से। इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है सितंबर 8 को, यही आपको याद रखना है। मकसद क्या है सेलिब्रेट करने का, तो लोगों को अवेयर कराना कि लिटरेसी के क्या बेनिफिट्स हैं फॉर इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड सोसाइटी। ऑलराइट गाइज, ये थे आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन। उम्मीद है आपको पसंद आया है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन, हैव अ गुड डे।